हेलो डी फ्रेंड्स, बिल्कुल जाम गुरु जी। आज हम आपके लिए थर्ड पार्ट लेके आए हैं निचोड़ वीडियो का। सो इससे पहले जितने भी हमने पार्ट पब्लिश किए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। सो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं एग्जाम में, इसको लेकर भी आजकल क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, वैसे पहले भी कई बार पूछा गया है। तो फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं जैसे कि MKS या फिर SI में, देखिए यहाँ पर एक ट्रिक बन जाती है आप इनको सॉल्व करने के लिए। जैसे कि MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड। उसी तरह से CGS में C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। S जो है वो सभी में कॉमन रहेगा। ऐसे ही FPS में F फॉर फुट एंड P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकंड। तो ये एक फंडामेंटल यूनिट है। इसको लेकर जो है SSC JEE और AE में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। AE लेवल का क्वेश्चन देखिए, AE में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये इंक्लूड किया है। उसके बाद पिछले वीडियो में हमने दो वीडियो जो की थी उसमें रिजिड पेमेंट के लिए एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू डिस्कस की थी। यहाँ पे हम फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए डिस्कस करने वाले हैं। रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट, आपको पता है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे थिन प्री मिक्स कारपेट के लिए देखिए एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू जो होती है वो 30% होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट के केसेस में। उसी तरह बिचुमिनस मैकाडैम के लिए 40% होती है। वाटर बॉन्ड मैकाडैम के लिए भी 40% ही होती है। सोलिंग जो होती है उसके लिए 50% होती है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप याद रखिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट दिए गए हैं, वो क्या मेजर करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि टेस्ट से भी आपको पता है कि क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट टेस्ट होता है, सभी को पता है कि ये वही टफनेस वैल्यू जो होती है उसको फाइंड आउट करता है, मेजर करता है। उसके बाद एट्रेशन टेस्ट होता है, ये वियर एंड टीयर जो होता है स्टोन का उसको मेजर करता है। मोहर स्केल जो होता है ये हार्डनेस का पता करता है। क्रशिंग टेस्ट होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करता है, चाहे वो स्टोन की हो चाहे वो सीमेंट की हो। और उसके बाद थंब नेल एंड नाइफ स्ट्रेचिंग जो होती है, थंब नेल जो होता है एंड नाइफ स्ट्रेचिंग जो होती है हार्डनेस ऑफ ब्रिक के बारे में पता करता है। एक नाइफ स्ट्रेचिंग होती है, ये स्टोन के ऊपर भी किया जाता है हार्डनेस का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों तो हार्डनेस ऑफ ब्रिक की पता करते हैं, लेकिन ये अगर आप इसको अलग करेंगे, नाइफ की स्क्रैचिंग जो होती है तो ये स्टोन के ऊपर भी किया जाता है। उसके बाद स्मिथ टेस्ट जो होता है, ये प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर इनसाइड द स्टोन। स्टोन के अंदर जो सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर होती है उसके प्रेजेंस का पता लगाता है स्मिथ टेस्ट जो होता है। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC ग्रेड 53। OPC 53 की हमने इसलिए लिखी हुई है कि हो सकता है कि अगले वीडियो में हम आपको जो है दोनों की ओवरव्यू प्रोवाइड कर दें, क्योंकि बहुत ही अगर हम सभी की प्रोवाइड करते हैं 33 43 की भी प्रोवाइड करते हैं तो बहुत ही लेंथी हो जाना था, आपको याद करने में भी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि 3 दिनों की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 53 ग्रेड के लिए, ये हमारे इस IS कोड में आता है। ये कॉमन चीज़ है, वैसे सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी आपकी रिवीजन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 3 दिनों के लिए 26.5 न्यूटन पर mm² होती है। आपको कई बुक में 27 होगा, तो भाई आपको पता है कि 0.5 हो या फिर 5 से ऊपर की वैल्यू उसको हम एक ही मानते हैं, यानी कि ये एक है तो यहाँ पे 27, इसलिए बुक में आपको ये देखने को मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर 7 डे के लिए 35.33 होता है, तो कई जगह आपको यहाँ पर भी 36 या फिर 37 देखने को मिलता है बुक्स में। और 28 डेज के लिए तो 53 ही होती है। तो 28 डेज के लिए यहाँ पे जैसे कि 53 ग्रेड के लिए 53 है, तो 33 के लिए 28 डेज के लिए 33 होती है। ऐसी 43 के लिए 43 ही होती है 28 दिनों के लिए। और यहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है, चाहे 33 का हो चाहे 43 का हो या फिर 53 का हो, ये 225 मीटर स्क्वायर पर केजी ही होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, चाहे कौन सा भी ग्रेड हो, इन सभी के लिए स्पेसिफिक सरफेस, क्योंकि भाई OPC का कितना होता है 2250 होता है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 225 मीटर स्क्वायर में दिया गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो वो अलग चीज़ है।
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पॉइंट देखिए, सही स्लम्प वैल्यू। स्लम्प वैल्यू हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है स्लम्प वैल्यू से पूछे जाते हैं। एक या फिर दो क्वेश्चन तो पूछे जाते ही जाते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल जो होती है बहुत ही प्रेफरेंस दिया होता है कि भाई यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब यहाँ पर स्लम्प वैल्यू से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जो रोड की कंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए 20 से 40 होता है, बीम स्लैब के लिए 50 से 100 होता है। जो इम्परमेबल वर्क होता है, इम्परमेबल वर्क जो होता है उसके लिए 75 से 120 होता है। कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड, जो कंक्रीट वाइब्रेट किया हुआ होता है उसके लिए 10 से 20 mm की स्लम्प वैल्यू होती है। अब ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है भाई। ट्रस्ट सुटेबल फॉर स्पैन अप टू, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वीन पोस्ट जो होती है उसको आप यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी ट्रस होती है उसकी स्पैन लेंथ इतनी होती है, 8 से 12 मीटर की होती है। किंग पोस्ट के लिए 5 से 8 लेंथ होती है, फिर स्पैन होता है, इसके लिए इतनी होती है, इसके लिए इतनी इतनी, ये आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा बोलेंगे तो हम जो है आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर माइल स्टील। पिछले वीडियो में हमने HYST वारियन के FE 500 ग्रेड के लिए डिस्कस किया था। यहाँ पे हम FE 250 या फिर माइल स्टील की डिस्कस कर रहे हैं। डेंसिटी तो सभी के लिए कॉमन होती है, ये डेंसिटी होती है। अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होती है, अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है, कई बुक में आपको 420 भी देखने को मिलेगा। भाई अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो 400 से लेकर 550 MPa होती है। यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है 250 MPa होती है। यंग मॉडुलस जो होता है ऑफ इलास्टिसिटी 200 GPa होता है, ये कॉमन होती है सभी के लिए। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका 1450 डिग्री सेल्सियस का होता है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ का जो रेशियो होता है वो 1.6 होता है। कई बुक्स में आपको 1.7 भी देखने को मिलेगा। तो 1.6 जो होता है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद आता है। अब देखिए स्टैंडर्ड क्लियरेंस जो होती है बोल्ट होल के लिए वो कितनी होती है। स्टैंडर्ड क्लियरेंस फॉर बोल्ट होल के लिए तो भाई अगर बोल्ट का डायामीटर जो है वो 12 से 14 है तो होल जो होगा वो कितना होगा। तो होल जो होता है उसमें 1 mm आपको ऐड करना पड़ता है, यानी कि नॉमिनल डायामीटर प्लस ये स्टैंडर्ड क्लियरेंस ऐड करनी पड़ती है। तो नॉमिनल डायामीटर अगर 12 से 14 के बीच में है तो एक ऐड करेंगे तो आपका 13 mm का बोल्ट का होल बन जाएगा। उसी तरह से 16 से 24 अगर डायमीटर रहेगा तो 2 mm आप ऐड करेंगे। तो जैसे कि 16 है तो 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 mm का आपका बोल्ट का होल बन जाएगा। अगर 24 से ज़्यादा है डायमीटर तो 3 उसमें ऐड करते हैं, 27 mm का होल बन जाएगा उस बोल्ट के लिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ऐड करना यहाँ पर ज़रूरी था। अब देखिए आजकल जो है, आजकल नहीं वैसे जो AE लेवल का क्वेश्चन है और एक तो और एग्ज़ाम थे वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई व्हाट इज़ द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ऑफ क्लास 4.6 एंड 8.8। एक 4.6 से पूछा गया था और एक 8.8 से पूछा गया था। ग्रेड अगर 4.6 या फिर 8.8 ग्रेड है तो यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो बोल्ट जो होता है उसको क्लासिफाइड किया जाता है एज ग्रेड X एंड Y, जहाँ पर X क्या रिप्रेजेंट करता है 1/100 ऑफ द अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ, 1/100, यानी कि ये X है 4, ये Y है तो 1/100। तो यहाँ पर 4 है तो 4 × 100, 400 हमारे पास क्या आ गई अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ आ गई इसकी M 4.6 ग्रेड के लिए बोल्ट वाले, एंड Y का रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो इन दोनों को रेशियो होता है। तो FY हमसे पूछा गया तो FY जो होता है, तो FY जो होता है वो 0.6 × अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ होता है। तो अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ कितनी आ गई 400 आ गई। तो 6 × 24
240 न्यूटन पर एम स्क्वायर हमारे पास इस ग्रेड के लिए क्या आ गई, यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप इसकी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वैसे एक ही क्वेश्चन आपके लिए एक्सप्लेन किया है, जो ज़्यादा करता है तो क्वेश्चन जो होते हैं वो कम डिस्कस होते हैं, तो आप 8.8 ग्रेड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम में ये वाले क्वेश्चन जो है बहुत ही पूछे जाते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट जो होते हैं आइसोट्रॉपिक के लिए 2 होते हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं, सभी को पता है। लेकिन भाई आइसोट्रॉपिक के लिए कौन सा मटेरियल होता है, उसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, तो स्टील जो होता है ये आइसोट्रॉपिक में आता है। उसी तरह से ऑर्थोट्रॉपिक के लिए 9 होते हैं इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। वुड एंड फ्लाई जो होते हैं ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। एनिसोट्रॉपिक के लिए 21 होते हैं, एग्जाम्पल वुड हो गया। बायोलॉजिकली टिश्यू जो होते हैं ये दोनों इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो इन एग्जाम्पल को आप याद रखिए, हो सकता है कि आपको इसको लेकर भी आज आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। अगले कुछ पॉइंट देखिए, टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे दी गई है, 4 लेके आया हूँ मैं आप सभी के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक्निकल टर्म जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मेलेबिलिटी क्या होती है। मेलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है स्टील की जिसमें मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। जो मेटल होती है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक थिन शीट में। हैमर की मार मार के उस मेटल पर आप एक पतली सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको मेलेबिलिटी आप बोलते हैं। उसी तरह से डक्टिलिटी क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है स्टील मेटल की दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। उसको आप एक पतली सी 3 mm की जो वायर होती है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है, ओरिजिनल डिमेंशन कैन बी रिकवर्ड आफ्टर अनलोडिंग। जब भी आप लोड हटाएंगे किसी मटेरियल पर तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेता है, रिकवर कर लेता है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। टफनेस क्या होता है कि हाउ मच एनर्जी द मटेरियल कैन एब्जॉर्ब बिफोर इट्स ब्रेकिंग। टूटने से पहले वो कितनी एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको टफनेस बोलते हैं। टफनेस जो होती है वो इम्पैक्ट टेस्ट के द्वारा फाइंड आउट की जा सकती है, डिटरमाइन की जाती है। तो भाई जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद रेकमेंडेड वैल्यू स्केल जो होता है सर्वे के लिए, रेकमेंडेड स्केल ऑफ सर्वे के लिए, जिसकी बिल्डिंग सर्वे के लिए 1:1000 होता है, टाउन प्लानिंग के लिए 5000 होता है, रूटीन सर्वे के लिए 10,000 होता है एंड 25,000 जो होता है वो टोपोग्राफिक सर्वे के लिए होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे गए थे। अब ये तो कॉमन चीज़ें हैं लेकिन आपकी रिवीजन के लिए जिसको पता नहीं है उनको बताने के लिए ज़रूरी था। जैसे कि मैं एक बेसिक लेवल का अगर भी अपनी कम्युनिटी सेक्शन में मॉक टेस्ट डालता हूँ तो जो लगभग 30-35% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सही आंसर को टिक करते हैं, बाकी ऐसे ही फालतू में आंसर दे देते हैं। जैसे कि मैंने होल्ड फास्ट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, चलो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं होल्ड फास्ट के ऊपर, तो हम वहाँ पे डिस्कस शायद पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसके ऊपर भी उन्होंने गलत ही ऑप्शन प्रोवाइड दिया है। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू चेन जो होती है वो 33 फीट की होती है, 16 उसमें लिंक होते हैं। गटर चेन जो होती है 66 फीट की होती है, 100 लिंक्स होते हैं उसमें। इंजीनियर चेन जो होती है 100 फीट की होती है, 100 लिंक्स होते हैं। मैट्रिक चेन जो होती है एक 20 मीटर की होती है, दूसरी 30 मीटर की होती है। तो 100 लिंक्स एंड 150 लिंक, ये इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाय। यहाँ से क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो इसकी भाई डायामीटर के ऊपर, एक उसकी विस्कोसिटी के ऊपर। ये 2 क्वेश्चन जो है पूछा, शायद मुझे लगता है कि सरफेस टेंशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये 2 तो मुझे याद आ रहा है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो लेकिन इन दोनों से पॉइंट से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भाई सेंसिटिवनेस जो होती है बबल ट्यूब की वो इंक्रीज होगी, इंक्रीज बाय, कैन बी इंक्रीज बाय। अगर उसका इंटरनल रेडियस ऑफ ट्यूब जो होगा, डायमीटर ऑफ ट्यूब जो होगी, लेंथ ऑफ ट्यूब जो होगी वो इंक्रीज होगी तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ये इंक्रीज होगी बाय डिक्रीजिंग दिस पॉइंट। रफनेस ऑफ बोल डिक्रीज होगी तब इंक्रीज होगी, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होगी तब वो इंक्रीज होगी, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा तब वो जाके इंक्रीज होगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए सम ऑफ क्लोज टावर्स फॉर
किसके लिए? इंटीरियर एंगल के लिए। सम ऑफ क्लोज्ड ट्रावर्स, यहाँ पे TRA, हाँ ऐसे ही लिखा हुआ है, तो मेरी लिखावट भी थोड़ी सी रफ जैसी है। तो देखिए इंटीरियर एंगल के लिए इतनी होती है वैल्यू, एक्सटीरियर एंगल के लिए इतनी वैल्यू होती है। तो दोनों वैल्यू आप याद कर लीजिए। इसको लेकर एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है आपसे, तो न्यूमेरिकल भी आपको पता होना ज़रूरी है। जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ। वैसे ट्रिक आप में से कई स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगी, जो मेरे चैनल से बहुत ही दिनों से जुड़े हुए हैं उनको पता ही है ये ट्रिक के बारे में। अब ट्रिक किसके ऊपर है? डिमेंशनलेस पैरामीटर जो होते हैं उसकी ट्रिक है यहाँ पे। ये है ट्रिक PG वर्सेस, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है EFMRW। ये क्या है? हमारे पास डिमेंशनलेस पैरामीटर के फर्स्ट लेटर। जैसे कि डिमेंशनलेस पैरामीटर आइलर नंबर होता है, फ्राउड नंबर होता है, मैक नंबर होता है, रिनॉल्ड नंबर होता है, एंड उसी तरह से वेबर नंबर भी होता है। उन सभी के लिए ट्रिक है। तो ये PGE वर्सेस ये ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है। तो ये आपको न्यूमेरिकल वाइज लिख देनी है, इनके जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग लिख देनी है। तो नीचे भी PGE, ये वैसे सभी को पता होगी, देख लीजिए। तो ये आइलर नंबर जो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स, P फॉर प्रेशर, एंड फ्राउड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू, इनर्शिया फोर्स सभी में कॉमन रहेगी, जिसको नहीं पता उसको बता रहा हूँ मैं। तो इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, G फॉर ग्रेविटी फोर्स, एंड उसी तरह से मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू E फॉर इलास्टिक फोर्स। उसी तरह से रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। ऐसे ही वेबर नंबर क्या होता है? इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स, ये इसका एग्जांपल होता है। अब ट्रिक यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर जो है सिर्फ मैक नंबर एंड फ्राउड नंबर ही लिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए M इज लेस देन 1, सब सोनिक फ्लो। ऐसे ही फ्राउड नंबर इज लेस देन 1, लेस देन 1 हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया, फ्राउड नंबर इज लेस देन 1, यहाँ पे सब, यहाँ पर भी सब। ट्रिक ये है। तो M ये आपको याद करने के लिए इजी रहेगा भाई। तो M इज इक्वल टू ग्रेटर देन, M जो है मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो सुपर सोनिक फ्लो। कई जगह आपको 1 से 6 भी देखने को मिलेगा सुपर सोनिक के लिए वैल्यू। ऐसे ही फ्राउड नंबर देखिए ग्रेटर देन 1, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे सुपर था, यहाँ पर भी सुपर क्रिटिकल। ऐसे ही इक्वल टू 1 सोनिक फ्लो, इक्वल टू 1 क्रिटिकल, यह सोनिक सोनिक सोनिक, क्रिटिकल क्रिटिकल क्रिटिकल। देखिए एक ट्रिक बन रही है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। यहाँ पर यह ट्रिक है कि भाई सब सब सुपर सुपर क्रिटिकल सोनिक, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सभी के लिए अगर आप इसको याद करते हैं, जैसे कि MCQ जो दिए होते हैं बुक्स में उस तरह से याद करते हैं, तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगी वो चीज़। अगर इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में वो बैठ जाती है। जैसे कि भाई सब होता है, फिर सुपर होता है, फिर भाई क्रिटिकल आता है, या फिर सोनिक आता है, फिर उसके बाद हाइपरसोनिक आता है, तो सबसे बड़ा होता है हाइपरसोनिक। सभी को पता है कि हाइपर सभी के बड़ा होगा। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी कि भाई किसके लिए क्या आंसर रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बेस्ट तरीका लगा मुझे, ये जो मैंने आपको समझाया है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि टाइम पास हो रहा है यहाँ पर। ऐसे भी स्टूडेंट हैं, एक दो ऐसे हैं। तो भाई वो टाइम पास तो मैं थोड़ी कर रहा हूँ, तो आप ही कर रहे हैं। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप अपने तरीके से पढ़िए। आप ऐसे ही फालतू में यूट्यूब पर क्यों आ रहे हैं, मेरे चैनल पर किसी और के चैनल पर क्यों आ रहे हैं? एक तो ऐसे हैं। अगर देखिए यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जैसे कि बेंचुरीमीटर होता है। बेंचुरीमीटर जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज को मेजर करता है पाइप के अंदर। एक होता है बेंचुरी फ्लूम, बेंचुरी फ्लूम जो होता है वो भी डिस्चार्ज या फिर रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है, लेकिन ओपन चैनल स्टीम नदी वगैरह में करता है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप याद कर लीजिए। ऐसे ही फ्लो नोजल है, ओरिफिस मीटर है, बेंड मीटर है, रोटामीटर है, ये रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। भाई इतनी सारी जानकारी देखिए मैं आपको कितनी अच्छी में प्रोवाइड कर रहा हूँ कि भाई कौन क्या प्रोवाइड करता है।
आपको पता है कि भाई थ्योरी बेस्ड की जो बुक्स होती है बहुत ही लेंथी होती है, आजकल कोई पढ़ता भी नहीं है उसको, फिर भी जो एमसीक्यू की बुक होती है वो ही आजकल पढ़ते हैं। तो वहाँ पर ऐसा इतनी डिटेल में नहीं प्रोवाइड किया होता है। मुझे एक एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 या फिर 3 घंटे लगते हैं। ये मैं आपको वीडियो जो प्रोवाइड कर रहा हूँ लिखने में ही, क्योंकि भाई एक जानकारी वेंचुरीमेट से उठानी है, वेंचुरी फ्लूम कहाँ पर है वो रिलेट करके बनाना होता है, तो टाइम तो लगता है ऐसी वीडियो बनाने में। चलो आधा 1 घंटा लगेगा, लेकिन फिर भी जो ये आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने जितने भी यूट्यूब के चैनल देखे हैं वहाँ पर कहीं पर भी हैंड रिटन के नोट्स आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो ऐसे जैसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए करंट मीटर भी सभी को पता है कि वेलोसिटी को मेजर करता है, लेकिन ओपन चैनल यानी कि नदी नालों में वेलोसिटी को मेजर करता है। ऐसे ही पिटोट ट्यूब है, देखिए वेलोसिटी ऑफ फ्लो किसमें, पाइप में, ओपन चैनल पाइप। तो देखिए दो चीज़ें कितनी अच्छी दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, तो आपको ये फायदा हो रहा है। एंड हॉट वायर एनीमोमीटर, ये क्या करता है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस की वेलोसिटी को मेजर करता है। अब यहाँ पे वैल्यू फॉर इंस्ट्रूमेंट के लिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के लिए, आप इसको पढ़ लीजिए, वैल्यू इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकास्टिक पंप से कुछ रिलेट की हुई वैल्यू है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है ये रोटा डायनामिक रेडियल टाइप का पंप होता है, रोटा डायनामिक रेडियल टाइप का पंप होता है। एंड इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है बुल्यूट पंप, दूसरा होता है डिफ्यूज़र पंप या फिर टरबाइन पंप। ये दो तरह के होते हैं, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। एंड जो साइज होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का वो हॉर्स पावर में डिटरमाइन किया जाता है, साइज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज हॉर्स पावर में डिटरमाइन किया जाता है। ये सूटेबल होता है हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड के लिए, हाई डिस्चार्ज लो हेड के लिए। एंड यूज्ड लिफ्टिंग हाईली विस्कस लिक्विड जो होता है, ये यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है, जो हाईली विस्कस लिक्विड होता है उसको लिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आल्सो नॉन विस्कस जो लिक्विड होता है उसके लिए भी होता है। एंड आल्सो यूज्ड फॉर लिफ्टिंग सीवेज जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है। और भी काफ़ी जानकारी बचती है सेंट्रीफ्यूगल पंप से, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी मुझे लगता है वो ये है, क्योंकि ये जो है वो एई जेबल में एई के क्वेश्चन में पूछी गई थी जानकारी। अगला देखिए रेसिप्रोकास्टिक पंप जो होता है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का पंप होता है। सेंट्रीफ्यूगल किस टाइप का होता है, रोटा डायनामिक रेडियल टाइप का पंप होता है। रेसिप्रोकास्टिक पंप जो होता है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का पंप होता है। ऐसे ही ये पंप जो होता है रेसिप्रोकास्टिक वो 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि पिस्टन पंप हो गया, प्लंजर पंप हो गया, बकेट पंप हो गया, हैंड पंप हो गया। हैंड पंप जो होता है आपने देखा होगा, हैंड पंप जो होता है हाथों से लगाने वाला, तो जैसे पानी निकलता है, तो वो रेसिप्रोकास्टिक टाइप का पंप होता है। ये पंप जो होता है सूटेबल होता है लो डिस्चार्ज एंड हाई हेड के लिए। अब ये सेंट्रीफ्यूगल किसके लिए होता है, हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड। देखिए कंपैरिजन देखिए आप, मैंने पूरा ही थ्योरी एमसीक्यू की बुक से इतने सारे पॉइंट इकट्ठा करना आपके लिए बहुत ही इजी नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए वही टरबाइन, 3 तरह की टरबाइन मोस्टली आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर किसके लिए लो हेड होता है, किसके लिए हाई डिस्चार्ज होता है, तो स्पेसिफिक स्पीड कितनी कितनी होती है, ये सारी कुछ वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि कपलाइन टरबाइन जो होती है इसका लो हेड होता है, कितना होता है, 600 मीटर से कम होता है। एंड कपलाइन टरबाइन के लिए देखिए स्पेसिफिक स्पीड या फिर डिस्चार्ज जो होता है हाई होता है, 300 से लेकर 1000 होता है स्पेसिफिक स्पीड। ऐसे ही फ्रांसिस के लिए मीडियम मीडियम 600 से 300, 80 से 300। पेल्टेड टरबाइन जो होती है हाई हेड होता है इसके पास 300 से लेकर 1000। एंड लो स्पेसिफिक स्पीड होती है 8.5 से लेकर 60 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले पॉइंट देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जनरेटर पावर।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो होती है कितनी पावर को जनरेट करते हैं। जो स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होता है वो 25 किलोवाट से कम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर जो होती है। मीडियम जो होता है 25 से 100 किलोवाट जनरेट करते हैं। लार्ज जो होती है वो 100 से ज़्यादा किलोवाट पावर जनरेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भाखड़ा डैम जो है वो एक कंक्रीट का डैम है, लेकिन वो ग्रेविटी डैम भी है भाई। किसके ऊपर है? सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश जो कि नॉर्थन इंडिया में है, वहाँ पर बना हुआ है। इसकी अगर आप बात करेंगे भाखड़ा बांध की, भाई कितनी हाइट है? 741 फीट है, मीटर में 226 है, लेंथ कितनी है? 1700 फीट है, 520 मीटर इसकी लेंथ है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 1325 मेगावाट। 1325 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। एंड ये थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वोयर है भारत का, क्वांटिटी के हिसाब से, वाटर की क्वांटिटी जो है उसके बेस पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है भाई इसमें। एंड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ए हाइटोग्राफ इज ए प्लॉट ऑफ, हाइटोग्राफ इज ए प्लॉट ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। ये ऑप्शन में दिया हुआ होता था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑप्शन में दिया होता था कि रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस डिस्चार्ज इन रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, कुछ इस तरह से। तो हाइटोग्राफ इज ए प्लॉट ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। उसी तरह से कम्युलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम जो है वो मास कर्व के लिए प्लॉट होता है। ऐसे डिस्चार्ज वर्सेस टाइम जो होता है वो हाइड्रोग्राफ के लिए प्लॉट होता है। तो ये चीज़ अभी आप याद कर लीजिए। 3 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट। लाइसीमीटर क्या होता है? इवेपो ट्रांसपीरेशन को मेजर करता है। उसी तरह से हाइग्रोमीटर क्या होता है? वाटर वेपर इन एयर, हवा में जो वाटर का वेपर होता है उसको मेजर करता है। लक्स मीटर जो होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन ह्यूमन आइज, इंटेंसिटी जो होती है लाइट की हमारे जो अंदर आंख जो होती है ह्यूमन आइज के अंदर, उसको मेजर करता है लक्स मीटर जो होता है। एटमोमीटर जो होता है एटमोमीटर इवेपोरेशन को मेजर करता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगला देखिए इंटेंसिटी, रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी होती है? अगर रेनफॉल हमारा लाइट रेनफॉल है, इंटेंसिटी 2.5 mm पर आवर होगी। मॉडरेट के लिए 2.5 से लेकर 7.5 मीटर पर mm मीटर पर आवर। हैवी रेनफॉल के लिए इंटेंसिटी 7.5 mm से ज़्यादा होती है घंटे के हिसाब से। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब देखिए आपने ग्रेड कंपोजिशन के बारे में पढ़ा है, उससे उसको लेकर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया होगा। तो ग्रेड कंपोजिशन जो होता है आपको ये वैल्यू पता होगी कि भाई नैरो गेज के लिए 0.02% होता है, ऐसे ही मीटर के लिए ये होता है एंड ये होता है। लेकिन ये देखिए ये वैल्यू कुछ अलग हटके है, ऐसी वैल्यू आपको ए लेवल में देखने को मिलती है। तो ये सारी जितने भी मैं आपके लिए पॉइंट लेके आ रहा हूँ ये ए लेवल के क्वेश्चन है, और जेई में भी इसको लेकर क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। जैसे कि ग्रेड कंपोजिशन आप नैरो गेज की बात करेंगे तो इसके लिए ये पर डिग्री कर्व होता है और 35/r रेडियस, 35/r रेडियस विच एवरेज मिनिमम। नैरो गेज के लिए या फिर 0.02% पर डिग्री कर्व या फिर 35/r, इन दोनों में से जो कम रहेगा वही हमारा ग्रेड कंपोजिशन होता है। ऐसे ही मीटर गेज के लिए आप देख सकते हैं 52.5/r। ऐसे ही बोर्ड गेज के लिए 70/r बीच एवरेज मिनिमम। इन तीनों में बीच एवरेज मिनिमम, दोनों वैल्यू में से जो भी कम रहेगा वही हमारा ग्रेड कंपोजिशन होता है। ऐसे ही मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर जो होता है, कॉमन चीज़ें हैं, पता है सभी को कि भाई इतनी होती है, लेकिन आपकी रिवीजन के लिए भाई मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर के लिए। तो कुछ चीज़ें जैसे कि हमने जो फर्स्ट निचोड़ वाले पार्ट में डिस्कस किया था वो क्वेश्चन मैं सेकंड में नहीं लेके आया हूँ, ना ही थर्ड में लेके आ रहा हूँ, और ऐसे ही वीडियो में आगे भी लेके आऊँगा। तो जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं वो नहीं होंगे, उसके अलावा अलग ही क्वेश्चन होंगे।
तो आप ऐसा मत सोचिए कि भाई जो क्वेश्चन हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं या फिर 2 में या फिर 3 में वो दोबारा से लेके आऊँगा। मैं दोबारा से वो क्वेश्चन नहीं लेके आता हूँ, हर एक वीडियो में नहीं लेके आता हूँ मैं। मेरे जो क्वेश्चन रहते हैं वो अलग ही रहते हैं हर एक वीडियो में। आपने देखा होगा हिंदी और इंग्लिश में भी देखा होगा आपने, हमारे अलग ही क्वेश्चन रहते हैं। हम बार बार वही क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करते आपके लिए। हाँ, अलग अगर कोई और सीरीज शुरू करेंगे तो वहाँ पर पॉसिबल होता है कि भाई क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि हमने पहले एक HPJE के लिए सीरीज शुरू की है, तो भाई वहाँ पर जो क्वेश्चन रहेंगे वो DSSS में भी आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड रहेंगे वो आएंगे। लेकिन यहाँ पर हम निचोड़ वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चन हर एक वीडियो में अलग अलग रहेंगे। अब देखिए मैक्सिमम ग्रेडियंट जो परमिट किया गया है स्टेशन यार्ड के लिए वो कितना होता है। मिनिमम जो ग्रेडियंट परमिट किया गया है स्टेशन यार्ड के लिए वो 1/400 होता है। मैक्सिमम जो होता है 1/1000 होता है। तो ये चीज़ भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लास्ट का कितना होता है। वुडन स्लीपर की अगर आप बात करेंगे 50 mm 2 इंच का, 50 mm या फिर 2 इंच। मेटल स्लीपर के लिए 40 mm 1 से लेकर 1.5 इंच का होता, सॉरी 1 से आधा इंच, 40 mm बना सकते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है मेरे हिसाब से, 1.5 होना था यहाँ पर, 1 से 1.5 उस तरह। उसके बाद पॉइंटिंग एंड क्रॉसिंग के लिए देखिए 25 mm 1 इंच का होता है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे सुपर एलिवेशन से लेकर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो अलाउ की गई है किसके लिए, प्लेन एरिया के लिए 7%, रोलिंग रोड के लिए 7%, हिली एरिया की रोड जो होती है 10%। कॉमन चीज़ें हैं, आपको याद करनी पड़ेगी। सो भाई ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड का निचोड़ नंबर 3। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।